करना ही होगा। तो देवताओं ने हस्तक्षेप किया। देवताओं ने क्या किया? सबसे पहले वो जितनी अप्सराएं थीं उन सबको बेहोश कर दिया, और बेहोश भी ऐसे किया कि वो दिखने में विद्रूप लगने लगी, खराब लगने लगी, कि कोई बेहोश पड़ा है और इस तरह से पड़ा है कि उसको देख के नफरत सी हो रही है आपको, उत्सुकता तक नहीं। गौतम बुद्ध समझ गए कि सही समय है, आज ही निकलना चाहिए। छन्न से कहा कि भैया तैयार हो जाओ, कंथक को तैयार करो, आज हमें ये शहर छोड़ना है। छन्न को तो पहले ही हैक कर लेते हैं हर बार। छन्न कह रहे जी 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 चलिए। छन्न को पता है, पर छन्न के मन में ये है कि जाएंगे कैसे? हर तरफ तो प्रहरी लगे हुए हैं, रास्तों पे अंधेरा है, रोशनी वही है जहाँ प्रहरी है, इतने मोटे मोटे दरवाजे हैं साम्राज्य के, निकलेंगे कैसे? ये कह तो रहे हैं। और कंथक के पैर में घुंघरू बंधे हुए, जब चलता है सड़क पे आवाज आती है, पूरे शहर को पता लगता है कंथक निकला है, राजकुमार का घोड़ा निकला है। पर देवता है, देवताओं ने सब व्यवस्था कर रखी है। जैसे ही वो चले तो कंथक के पैरों से आवाज आने बंद हो गई, जैसे वो हवा में चल रहा हो। ऐसा वर्णन है उस पुस्तक में। अंधेरे रास्ते अपने आप प्रकाशित हो गए ताकि रास्ता ढूंढने में दिक्कत ना हो। सारे के सारे प्रहरी बेहोश हो गए, सब गहरी नींद में चले गए। और सबसे बड़ी बात, इतने मोटे मोटे भारी भारी दरवाजे अपने आप खुल गए। और छन्न भी परेशान है कि ये सब क्या हो रहा है, मैं नशे में तो नहीं हूं। वो तो हैक्ड है और उसको लग रहा है मैं नशे में तो नहीं हूं। और ये सब हुआ, और उसके बाद आधी रात को अपने सफेद घोड़े पर सवार सिद्धार्थ और छन्न कपिलवस्तु के बाहर निकले, मतलब महल के बाहर निकले। और सुबह होते होते वो पहुंच गए वन वाले क्षेत्र में, जंगल वाले क्षेत्र में। और सुबह जैसे हुई, सिद्धार्थ ने पीछे देखा कपिलवस्तु को, और शेर की तरह दहाड़ा। ये वाक्य मुझे अटपटा सा लगता है, दहाड़ने की क्या जरूरत है, कहना काफी है, पर उसमें लिखा है शेर की तरह दहाड़ा, पूरी तरह मुक्त होने के बाद ही लौटूंगा, उससे पहले नहीं। तो बुद्ध चरित में इतना हुआ, सुबह होते होते पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। बाबूजी को पता लग गया कि फाइनली 29 साल से जो हमने रोका हुआ था वो कल हो ही गया है, बेटा भाग गया है। सबको लाइन हाजिर कर दिया कि तुम क्या कर रहे थे? हाँ पता ही नहीं, हम तो बेहोश हो गए थे, हम तो सो गए थे, दरवाजे कैसे खुले समझने ही नहीं अपने खुल के, प्रकाश अपने आप हो गया। तो फिर उदाई ने, जो उनका मंत्री था, उसने कहा कि देखिए आप बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन सच बात यह है कि आपने जितने प्रयास किए, हमने जितने प्रयास किए, वो अपनी जगह है। पर आप आचार्य असित की भविष्यवाणी को अगर याद कर पा रहे हो तो ये होना तो था ही। आपने 29 साल रोक लिया, ये बड़ी बात है, ये तो होना ही था। जब देवता ही शामिल हो जाएंगे, पूरी नियति शामिल हो जाएगी, तो कौन रोक सकता है? तो हो गया, अब इसे स्वीकार करना चाहिए। शुद्धोदन ने कहा ना, स्वीकार नहीं करूंगा, तुम भागो तुरंत घोड़ा लेके उसके पीछे और उसको समझाओ। तो उदाई और कुछ लोग गए उसके पीछे, वहां जाके उसे ढूंढ लिया। उस बीच में छन्न कंथक वहां से निकल गए हैं, अभी मैं उसका जिक्र करूंगा। फिर समझाने का प्रयास किया। गौतम ने कहा भाई कितनी बार समझाओगे यार, आपको लगता है कि आपके समझाने से मुझ पर असर पड़ता है कुछ? बिना बात के बार बार आ जाते हो। अरे पिताजी को समझा दो, वो मोह में फंसे हुए हैं, लोभ में फंसे हुए हैं। हर संबंध अनित्य है, अगर मैं मर जाऊंगा तो भी तो ऐसा ही होगा ना, बिछड़ना पड़ेगा। कल को उनकी मृत्यु होगी, बिछड़ना पड़ेगा। दुनिया में कौन सा संबंध है जो नित्य रहता है? और अनित्य संबंध के लिए इतना मोह क्यों? अब छन्न और कंथक वहां तो आ गए थे। अब जब बुद्ध उतर गए, बुद्ध ने कहा कि अब आप लोग वापस जाइए। कहाँ कहा? तो एक अनोमा नदी है, अगर आप नक्शा देखेंगे, मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा नक्शा आपको।
वहां तक आ गए। वो समझ लीजिए कि कपिल वस्तु से राजगीर के रास्ते में पड़ती है। अनोमा के तट पे आके बोले कि अब आप जाइए, आगे मैं अकेला जाऊंगा। तो छन्न रोने लगा कि अरे मैं कैसे छोड़ सकता हूं आपको। बुद्ध ने कहा देखिए, जितने मेरे संबंधी इस जगत में हैं उन सबसे महान संबंध आपके साथ मेरा है। मेरे पिता से भी नहीं, मेरी पत्नी से भी नहीं, मेरे पुत्र से भी नहीं, आपका संबंध उन सबसे ऊपर है। आपने जितना मेरा साथ दिया है उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। फिर भी आगे की यात्रा मुझे अकेले ही करनी है। कंथक की भी आंख से आंसू आने लग गए। रामचरितमानस में राम के घोड़े रो रहे हैं राम के जाने के बाद। यहां भी घोड़ा रो रहा है कि सिद्धार्थ से दूर होना पड़ रहा है। खैर ये वापस लौटे। वापसी का रास्ता 1 दिन का था, पर वापस लौटे हैं 8 दिन में। इतना धीरे धीरे, इतने थके हुए, चलने का मन नहीं कर रहा, बहुत उदास हैं। सारा कपिल वस्तु वेट कर रहा है कि हुआ क्या। न छन्न मिल रहा है, न कंथक मिल रहा है, न सिद्धार्थ मिल रहा है। उदाई उसके बाद क्या है। 8वें दिन ये पहुंचे हैं, और जब कंथक पहुंचा अपने अस्तबल में, बहुत व्यथित होकर, नाराज होकर उसने जोर से अपना सिर ऐसे किया, आवाज आई घुंघरुओं की। लोगों को लगा कि लगता है कि सिद्धार्थ कंथक पे बैठ के वापस आ गया है। लोग भागे भागे अस्तबल में गए खुश होके। शुद्धोदन भी, महाप्रजापति भी, यशोधरा भी सब पहुंचे। वहां जाकर देखा वो तो खाली। और तब छन्न ने पूरी कहानी बताई तो सब फिर विलाप करने लगे, रोने लगे जोर जोर से। उसके बाद फिर उदाई को भेजा कि तुम्हें कोशिश करो, लेकिन उसका कोई खास मतलब था नहीं। ये एक व्याख्या है। 4 दृश्य देखे, परेशान हुआ, संन्यास लिया, चला गया। अब इसकी दूसरी व्याख्या देखिए क्या हो सकती है। हो सकती है मतलब क्या हुई है। बुद्ध और उनका धम्म नाम की पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी व्याख्या कैसे की। नवयान के लोग इसको मानते हैं, मतलब हीनयान के लोग कम आध्यात्मिक मानते हैं, महायान के लोग दैवीय खूब मानते हैं, नवयान के लोग इस व्याख्या को मानते हैं। ये क्या व्याख्या है। अंबेडकर ने नई व्याख्या क्यों की? क्योंकि उनके मन में 2 बातें खटक रही थी। पहली बात यह कि 29 साल के व्यक्ति ने किसी बूढ़े को ना देखा हो, मृत को ना देखा हो, बीमार को ना देखा हो, यह मानने वाली बात नहीं है। वो इस चीज से बचना चाहते थे। दूसरी बात वो ये चाहते थे कि बिना बात के अलौकिकता इन घटनाओं में, जो देवताओं का हस्तक्षेप इतना ज्यादा है, वो नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तीसरी बात जो लिखी नहीं है पर उनके समर्थक ऐसा मानते हैं कि यशोधरा को लेकर भी एक उनके मन में भाव रहा होगा कि उसकी भूमिका भी सकारात्मक होनी चाहिए। उससे छिपके चले गए गौतम बुद्ध। ऐसा क्यों करना है? मिलके जाएं, बात करके जाएं। और चौथी बात, इतना महान व्यक्ति इतना बड़ा कदम जब भी उठाएगा, केवल अपनी आध्यात्मिक भूख के लिए नहीं उठाएगा, कोई ना कोई सामाजिक भूमिका इस चीज के पीछे होनी चाहिए। और वो कहते हैं कि मोक्ष का विचार मैं नहीं मानता हूं बुद्ध वाला। मोक्ष का मतलब है इस दुनिया को इतना अच्छा बनाओ कि हर व्यक्ति के लिए जिंदगी मोक्ष जैसी हो जाए। मोक्ष को इहलौकिक ही होना चाहिए, ये डॉक्टर अंबेडकर ने खुल के लिखा है। नवयान महात्मा बुद्ध को पूरा नहीं मानता है। नवयान कई चीज नए तरीके से एक्सप्लेन करता है, जिसमें एक ये भी है, मोक्ष की धारणा भी है। इन वजहों से उनको लगा कि मैं एक नई तरीके से इस कहानी को कहूंगा। और मैं ये स्पष्ट कर दूं, कहानी में नयापन डॉक्टर अंबेडकर का अपनी ओर से बिल्कुल नहीं है, उन्होंने कहीं कहीं से लिया है। जनरली बुद्ध चरित्र को फॉलो किया है इस प्रसंग में, और एक आध और प्रसंग में उन्होंने बाकी परंपराओं की चीजों को स्वीकार कर लिया। क्या पृष्ठभूमि है? अब देखिए एकदम नई कहानी। कहानी यह है कि शाक्यों का संघ था, आपको पता ही है। कपिल वस्तु शाक्यों का इलाका है, तो वो उसमें रहते थे। शाक्यों का जो भूगोल है, तो समझ लीजिए कि शाक्य हैं, बीच में एक नदी है, और नदी के इधर रहते हैं कोलीय। इस नदी का नाम है रोहिणी। ठीक, शाक्यों और कोलियों के भौगोलिक क्षेत्र के बीच में बहती है एक नदी रोहिणी। रोहिणी नदी के पानी का इस्तेमाल शाक्य भी करते हैं, कोलिय भी करते हैं। उसको लेकर समझौते हैं कि आप कितना पानी इस्तेमाल करेंगे,
हम कितना पानी इस्तेमाल करेंगे, ये समझौते हैं, ये बैकग्राउंड है। शाक्य गणराज्य में एक नियम है कि जब कोई युवक 20 साल का होता है तो उसको परिषद का हिस्सा बनाते हैं। तो जब सिद्धार्थ 20 साल का हुआ, परिषद की मीटिंग हुई और कहा गया कि परिषद में जो नए युवक आने के लिए योग्य हैं उनमें सिद्धार्थ हैं, क्या किसी को आपत्ति है? किसी ने आपत्ति नहीं की तो संघ का हिस्सा बन गए। प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शाक्य संघ के हित में सब संभव काम करूंगा और कोई ऐसा राजद्रोह या देशद्रोह नहीं करूंगा जो शाक्य संघ के खिलाफ होगा। 20 के थे, शादी हुई थी, संघ में शामिल हुए। अब आज 28 साल की उम्र में, 28 की उम्र तक क्या है कि सिद्धार्थ एकदम ठीक चल रहे हैं, मन में भाव आता संन्यास लेने का, पर जीवन जी रहे हैं, पेरेंट्स के साथ, पत्नी के साथ, बच्चा भी हो गया, वो सब निभा रहे हैं। और 28 की उम्र में अचानक क्या हुआ कि शाक्यों और कोलियों के बीच रोहिणी नदी के जल के बंटवारे को लेकर एक झगड़ा हो गया। झगड़ा थोड़ा सा बढ़ गया, तू मैं हो गई, हाथापाई हो गई कुछ लोगों में, जैसे आजकल भी होता है। सिंधु जल समझौता देखिए, भारत पाकिस्तान अब एकदम कब किस दिन क्या करेंगे समझ में नहीं आता है। राज्यों में देखिए, दिल्ली या उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये दिल्ली के बीच में जब झगड़ा होता है पानी को लेकर, ये भी झगड़ा होता ही है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट देख लीजिए, अंतर्राज्यीय जल न्यायाधिकरण जो बनाते संविधान के तहत, वो देख लीजिए, वही समस्या, वैसी समस्या। तो हो गई एक छोटी सी झड़प। अब क्या होता है कि कुछ लोगों के लिए युद्ध होती है रोजी रोटी, युद्ध होता रहे तो सत्ता ठीक चलती रहती है उनकी। सरहदों पर तनाव है, पता करो क्या देश में चुनाव है। तो लोकतंत्र में युद्ध आमतौर पर इसलिए भी होते हैं कि चुनाव आने वाला है, हमेशा इसलिए नहीं होते, लेकिन हाँ एक बड़ी वजह ये हो सकती है क्योंकि युद्ध के समय लोगों के इमोशंस बहुत बढ़ जाते हैं, वो देश की सरकार या राज्य की सरकार को सपोर्ट करने के मूड में ज़्यादा आ जाते हैं। उसी माहौल में वोटिंग हो जाए तो इलेक्शन 5 साल के लिए या 4 साल के लिए जीत जाते हैं। ऐसा होता है, अक्सर होता है ऐसा। और युद्ध शुरू होते सबसे बड़ी बात क्या है, इमरजेंसी लग जाती है, इलेक्शन पोस्टपोन हो जाते हैं। अगर सरकार 4 साल की है मान लीजिए किसी देश में, और 3 साल 11 महीने बाद युद्ध शुरू हो गया, इमरजेंसी लग गई और उसमें क्या घोषणा हुई, युद्ध खत्म होने तक यथास्थिति चलेगी। अब राजा चाहेगा युद्ध खत्म हो, चलता ही रहे, चलता रहे, उसी में रोजी रोटी है उसकी, चलता रहे। और सेनापति लोगों को कई बार क्या होता है, जैसे पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान की सेना को जब तक युद्ध ना हो उनका अस्तित्व खतरे में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ होते रहना चाहिए ताकि सेना जरूरी है ये भाव बना रहे, और ये हमेशा से है, यहां भी था। तो सेनापति ने एक मीटिंग बुलाई। कौन से सेनापति ने? शाक्यों के सेनापति ने मीटिंग बुलाई। मीटिंग में सब लोग गए, सिद्धार्थ भी गया, और मीटिंग में उसने कहा देखो भाई ऐसा है, ये कोलिय लोग संभल नहीं रहे हैं, इन्होंने फिर मार पिटाई की है, अब समय आ गया है कि हम इनके खिलाफ एक बड़ा युद्ध करें और एक ही बार में मामला सुलझा दें। सबसे पूछा आपकी राय क्या है, सब चुप। बुरे लोग दुनिया का खतरा नहीं है, शरीफों की चुप भी खतरनाक है। शरीफ लोग चुप रह जाते हैं, सब चुप। तो सिद्धार्थ उठा, उसने कहा मैं युद्ध का विरोध करता हूं। सबको लगा चलो एक तो है। सेनापति ने पूछा क्यों? उसने कहा मुझे यह पता लगा है कि पानी विवाद की झगड़े की शुरुआत हमारे सैनिकों ने की थी। हम ये कैसे मान लें कि विवाद की शुरुआत कोलियों ने ही की है और हमें उनको दंड देना ही चाहिए? ये बात आज कहना आसान है कि हमारे सैनिकों ने शुरुआत की थी, बड़ा मुश्किल काम है, किसी भी देश में बड़ा मुश्किल काम है। पर सिद्धार्थ ने कहा, सेनापति ने कहा यह बात ठीक है कि शुरुआत हमारे सैनिकों ने ही की थी, पर पानी पर पहला हक भी तो हमारा बनता है, और कोली ये बार बार परेशान भी तो करते हैं। सिद्धार्थ ने कहा नहीं ठीक है, तो उसका दूसरा तरीका भी तो है। उसका तरीका यह है कि हम यहां से 2 व्यक्तियों को तैनात कर देते हैं, उनसे कहते हैं कि वो भी 2 व्यक्तियों को भेज दें, और ये 4 व्यक्ति मिलकर किसी एक को और जोड़ ले, और ये 5 लोगों का न्यायाधिकरण या पंचायत बना दीजिए, वो मिलकर फैसला कर लेंगे। इसमें युद्ध की क्या जरूरत है? पानी का बंटवारा ही तो करना है, युद्ध से क्या होगा?
युद्ध से पहले खून बटेगा, पानी कैसे बटेगा? पानी जब भी बटेगा बातचीत से ही बटेगा। सेनापति को लगा कि ये तो बात भारी पड़ गई है, जनता समर्थन करने लगी सिद्धार्थ का। बोल के नहीं, चुपचाप। सेनापति से कौन पंगा मोल लेगा? मन ही मन में सेनापति बोला, तुम सच्चे क्षत्रिय नहीं हो। उसने कहा, मैं क्षत्रिय होने का मतलब बिना बात के हिंसा करना नहीं समझता हूं। सच्चा क्षत्रिय वो है जो तब तक युद्ध नहीं करता जब तक जरूरी ना हो, और जब जरूरी हो तो युद्ध से पीछे नहीं हटता है। गैर जरूरी युद्ध करना क्षत्रिय होने की निशानी नहीं है, और मैं इसे गैर जरूरी युद्ध मानता हूं। तो उसने उठ के 3-4 बड़ी बड़ी बातें बोली। अरे ये तो कायर आदमी है, अरे ये देशद्रोही है, ये है वो है, जो जिंदा है वो नहीं ऐसा कर सकता, कोलियों को मारना होगा, बताओ कौन हमारे साथ में है। वोटिंग करवा दी, इमोशनल पहले कर दिया था। तो वोटिंग में सेनापति जी जीत गए, तो तय हुआ कि युद्ध तो होगा। फिर अगली मीटिंग बुलाई गई अगले ही दिन। इस मीटिंग में डिसाइड करना था कि क्या अनिवार्य सैनिक सेवा लागू की जाए, और सेनापति का प्रस्ताव था कि 20 साल से 50 साल तक के प्रत्येक पुरुष के लिए अनिवार्य सैनिक सेवा का प्रस्ताव पारित करेंगे, और सारे के सारे युवकों को युद्ध में जाना पड़ेगा हथियार लेके। कल जिन्होंने हाँ हाँ किया था, नारे लगाए थे, आज उनकी हालत खराब थी। कल तक तो ये था कि ये लोग जाएंगे लड़ने के लिए, मजा आएगा। आज तक ये हमें जाना है युद्ध में, कोई दूसरा जाए। आपको टीवी पे देखना हो तो क्या दिक्कत है? टीवी पे, यूट्यूब पे देख रहे हैं, अरे क्या बात है, ईरान पे क्या हमला किया, वाह 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 वाह, अरे राष्ट्रपति मार दिया, क्या बात है, इसको मार दिया, उसको मार दिया, अरे तेल का टैंकर जला दिया, वाह क्या हमला किया है, इनका पूरा पोत मार दिया, 120 सैनिक डूब गए, अरे वाह। वीडियो देख रहे हैं, मजा आ रहा है। खुद पोत पे बैठो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में जाओ जरा एक बार, फिर बताओ कि युद्ध में कितना मजा आता है। तब लगता है कि ना भाई, जरूरी हो तो युद्ध करेंगे, गैर जरूरी जीवन में भी नहीं करना चाहिए। बिना बात के क्यों युद्ध करना? जरूरी है तो कीजिए, बिना बात के क्यों करना युद्ध? वो जाहिर वाली बात है, जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों को हल करेगी? जंग से क्या समाधान होता है? अब ये हुआ, सब लोग बैठे हैं। सेनापति ने कहा, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 20 से 50 साल के सभी युवकों को अनिवार्य सैनिक सेवा के लिए बाध्य किया जाए। सब चुप। सिद्धार्थ ने कहा, मैं विरोध करता हूं, मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। सेनापति ने कहा, डरपोक हो। बुद्ध ने मेरे ख्याल से कहा होगा, अकेले में आके देख लो एक बार। भाई सैन्य विद्या तो सी उनके पास, ऐसे ऐसे 5 सेनापति संभाल लेंगे। पर बात यही है ना कि ताकत है तो इस्तेमाल कर ही देना, इसका क्या मतलब है? ताकत संभाल के रखनी है, ताकत का इस्तेमाल बहुत विवेक के साथ होना चाहिए। सबसे अच्छे आईपीएस वो हैं जो जिंदगी भर एक डंडा तक किसी को नहीं मारते, और तब भी शानदार काम करते हैं। ताकत है इस एहसास से ही काम हो जाते हैं, ताकत के दुरुपयोग की जरूरत नहीं पड़ती है। बात बात पर ठाई ठाई करने वाले वो समझदार लोग नहीं होते हैं। ताकत है, अच्छी बात है, ताकत का दुरुपयोग क्यों करना है? तो सेनापति ने कहा, आपको पता है कि ऐसा करने पर हम आपको दंड दे सकते हैं, और आपने शाक्य गणतंत्र के पक्ष में जीवन जीने की शपथ ली थी। सिद्धार्थ ने कहा, मैं तो शाक्य गणतंत्र के पक्ष में ही बात कर रहा हूँ, विरोध में तो आप बात कर रहे हैं, मैं तो पक्ष में ही हूँ। शपथ भी मुझे ध्यान है, और मैं युद्ध को शाक्य गणतंत्र के पक्ष में मानता ही नहीं, इसलिए मैं इसे समर्थन नहीं करूंगा। तो उसने कहा, हम आपको दंड देंगे, और आप ध्यान रखिए, हम आपको देश से निकाल भी सकते हैं, मृत्यु दंड भी दे सकते हैं राजद्रोह के आरोप में। सिद्धार्थ ने कहा कि आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से कौशल नरेश का हम पर प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे ही उनको पता लगता है कि इस राज्य के भीतर इतने झगड़े हैं, उनकी शक्ति हम पर और हावी हो जाती है। कौशल नरेश समझ पा रहे हैं ना? प्रसेनजीत सेनापति कह रहे हैं कि आप कौशल नरेश के नाम से हमको डरा रहे हैं। कह रहे, मैं डरा नहीं रहा हूं, वस्तुस्थिति बता रहा हूं। और रही बात मुझे मृत्यु दंड देने की, तो मैं उसके लिए हंसकर तैयार हूं।
मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, आप मुझे मृत्युदंड देना चाहें आज ही दे दीजिए, मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। देश निकाला देना, देश निकाला दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मैं युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा। उसने कहा हम आपके परिवार का सार्वजनिक अपमान भी कर सकते हैं। अब बुद्ध थोड़ा परेशान हो गए कि मुझे मारना मार लो भाई, देश से निकाला निकाल लो, परिवार को बीच में मत लो। अब बुद्ध के पास 3 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था कि मृत्युदंड या देश निकाला स्वीकार कर लें, एक था कि युद्ध में भाग लें और लड़ें, और एक था कि परिवार का अपमान, सार्वजनिक अपमान होने के लिए यहां करें। तो बुद्ध ने कहा मैं युद्ध तो लड़ूंगा नहीं, मैं ये भी नहीं चाहूंगा मेरे परिवार का अपमान हो। मेरा निवेदन है कि मुझे मृत्युदंड या देश निकाला, जो भी सभा उचित समझे फैसला करें, मैं दोनों के लिए तैयार हूं। तो किसी ने कहा कि अगर हमने इसको देश निकाला दिया, मृत्युदंड दिया, तो प्रसेनजीत को पता लग जाएगा, युद्ध भी उसको पता ही होगा, वो समझ जाएगा कि युद्ध करने के लिए इसको मारा गया है, तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। तो गौतम ने कहा एक काम करते हैं, इसका समाधान मैं ही निकालता हूं। मैं ऐसा करता हूं, मैं संन्यास ले लेता हूं, प्रव्रज्य धारण करता हूं और कपिल वस्तु छोड़ के चला जाता हूं। अब क्योंकि मैं संन्यास लूंगा, ना आपने मुझे देश निकाला दिया, ना आपने मुझे मृत्युदंड दिया, संन्यास स्वेच्छा से लिया है, तो इस बात से किसी को क्यों फर्क पड़ेगा कि मैं यहां हूं या नहीं हूं। सेनापति और उसके जो समर्थक लोग थे उनको लगा हाँ ये आइडिया ठीक लग रहा है। तो उसने कहा लेकिन संन्यास लेने के लिए माता पिता की अनुमति चाहिए। बोला वो आप छोड़ दीजिए, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं वायदा कर रहा हूं तो मैं लूंगा संन्यास। सहमति बन गई कि गौतम बुद्ध संन्यास लेंगे। और तभी एक तरुण सा युवा सा लड़का उठा, उसने कहा हुजूर एक बात और बताइए, ये लेंगे संन्यास, 2 दिन बाद आप युद्ध कर देंगे, प्रसेनजीत को पता लगेगा। इतनी कॉमन सेंस तो किसी में भी होती है कि युद्ध के 2 दिन पहले संन्यास लिया है तो जरूर इन दोनों बातों में कोई संबंध रहा होगा। तो सभा में एक निष्कर्ष और निकाला कि बुद्ध के संन्यास लेने के कुछ अंतराल के बाद हम युद्ध शुरू करेंगे, ताकि कौशल नरेश को, प्रसेनजीत को ये ना लगे कि बुद्ध को इस वजह से जाना पड़ा कि वो युद्ध का विरोध कर रहे। इस बिंदु पर सभा समाप्त हुई। गौतम बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण इसलिए नहीं था कि एक मुर्दा देख लिया, एक बूढ़ा देख लिया, एक बीमार देख लिया, इसलिए था कि अपने समाज को, अपने राज्य को एक अवांछित युद्ध से बचाने के लिए उन्होंने अपनी ओर से बेस्ट एफर्ट किया। वो एफर्ट चला नहीं चला अलग बात है, और ये बात ध्यान रखना है, ये डॉक्टर अंबेडकर की व्याख्या है, कई और लोगों की व्याख्या है, ये बुद्ध चरित्र की व्याख्या नहीं है। तो इस पर ऐसा नहीं है कि हमें सहमत होना जरूरी है, लेकिन हाँ एक इंटरप्रिटेशन उन्होंने एक की है। अब यशोधरा का महत्व देखिए। अब बुद्ध पहुंचे अपने घर। अच्छा, ऐसी खबरें पहले पहुंचती हैं कि बुद्ध के पहुंचने के बाद पहुंचेंगी? खबरें पहले पहुंच जाती हैं, सारी खबरें पहले पहुंच गई हैं। बुद्ध घर गए हुए हैं और घर में शुद्धोधन बाबू, एकदम शमशान घर जैसा माहौल बना रखा है घर के अंदर। जैसे ही घर पहुंचे शुद्धोधन और महाप्रजापति उनके तरफ गए कि ये क्या कर दिया बेटा तुमने? बोले क्या कर दिया? सेनापति युद्ध के लिए लोगों को भड़का भड़का के जब एक तरफ कर सकता है, और लोग इतने भी विवेकशील नहीं हैं कि युद्ध नहीं करना चाहिए, तो कोई तो बोलेगा मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, सही बात की, और आपका अपमान होने दूं, इससे लाख गुना अच्छा है कि मैं मृत्युदंड स्वीकार करूं। मृत्युदंड से समाज का नुकसान हो रहा है कि प्रसेनजीत आ जाएगा यहाँ पर, तो इन सब में सबसे अच्छा क्या था कि मैं अकेला निकल जाता हूं यहाँ से कम कपिल वस्तु समृद्ध रहे, शांत रहे, ठीक रहे। तो माँ बाप बोले कि बेटा हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। सर कैसी बात करते हो, राहुल की उम्र भी 1 साल भी नहीं है, नंद भी छोटा है, इन बच्चों को अपना बचपन जीने दो, कहाँ जंगलों में फिरोगे मेरे साथ? और जंगल में परिवार ही लेके जाऊंगा तो सन्यास किस बात का हुआ? ये कैसा सन्यास है कि फैमिली ट्रिप पे चले गए? सन्यास छोड़ना होता वो। फिर बोले कि अच्छा एक काम करते हैं, तुम सन्यास छोड़ो, कौशल में चल के रह लेते हैं, श्रावस्ती में।
वहां हम कपिल वस्तु के लोगों से बचे रहेंगे और निश्चिंत होकर रहेंगे। उससे कहा, ये तो सच्चा देशद्रोह होगा। जिस राजा से मेरे समाज को, मेरे राज्य को खतरा होता है, मैं उसी राज्य में जाकर रहना शुरू कर दूं। कोई भारत की नागरिकता छोड़ के पाकिस्तान की ले ले कि मैं बच गया। दाऊद को ही शोभा देता है ना, किसी को क्यों शोभा देगा? समझदार आदमी को नहीं होना चाहिए। मतलब यूक्रेन की नागरिकता छोड़ के रूस की ले ली, अमेरिका छोड़ के ईरान की नागरिकता ले ली, कोई ऐसा क्यों करेगा? तो देशद्रोह तो ये हो ही जाएगा अगर मैं वहां जाऊंगा तो। बोले बात तो सही है। फिर बेटा क्या कर सकते हैं, एक काम करो ना, युद्ध तो स्थगित हो ही गया है, तो कुछ दिन मत जाओ। बोले माता जी, युद्ध इसीलिए स्थगित हुआ है कि अंतराल दिखे मेरे जाने और युद्ध होने के बीच में। मैं रुक ही जाऊंगा तो युद्ध और अंतराल हो जाएगा, तो ये लोग फिर मुझे मृत्युदंड देंगे या देश निकाला देंगे या आपका अपमान करेंगे। सबको समझाया, ऐसे नहीं करते, समझा करो बात को, सोच समझ के बोल के आया हूं, जाना होगा। और जाने की तैयारी फिर शुरू हो गई। तो यशोधरा अपने कमरे में थी राहुल के साथ। बुद्ध चरित्र में तो बुद्ध बिना बताए भाग लिए। बहुत नाराज है यशोधरा उनसे, उनकी बुद्ध चरित्र वाली। लेकिन यहां जो व्याख्या हुई उसमें यह कि इसके बाद बुद्ध गए यशोधरा के पास। देखिए 1920 के आसपास महर्षि शरणगुप्त ने किताब लिखी थी यशोधरा। उसमें यशोधरा को बहुत ही महान तरीके से पेश किया। कैसे पेश किया? एक तो यशोधरा इस बात से बहुत नाराज है कि मुझे बिना बताए चले गए। एक कविता बहुत प्रसिद्ध है, सखी वे मुझसे कह कर जाते, मतलब सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वो मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। अरे कह देते मुझसे, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के प्रण में हम ही भेज देती हैं रण में, क्षात्र धर्म के नाते सखी वो मुझसे कह कर जाते। अरे हम तो युद्ध होता है अपने पति को खुद तिलक लगा के भेजते हैं कि युद्ध में जीत के आना, हम क्यों पीछे हटते अगर ऐसी बात होती। जावें सिद्धि पावें वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वो भाते सखी वो मुझसे कह कर जाते। कितना दुख है उसको, इतने साल का साथ है, अचानक चले गए। अरे बात कर ली होती, बाहर तक छोड़ के आते, हम विदा करके आते। पर यहां कहानी दूसरी है। और उसके बाद भी उस यशोधरा ने क्या किया, महर्षि शरणगुप्त के यहाँ, उसका जिक्र थोड़ी देर के बाद आएगा। अब बुद्ध पहुंचे यशोधरा के पास, चुपचाप जाके बैठ गए। यशोधरा कह रही है कि सभा में जो कुछ भी हुआ मुझे उसकी जानकारी मिल चुकी है। बुद्ध कह रहे हैं कि तुम्हें मेरा निर्णय कैसा लगा? यशोधरा कह रही है कि उसमें कैसा लगने की क्या बात है, आपकी जगह मैं होती तो मैं भी यही करती। कोई भी समझदार व्यक्ति यही निर्णय करता है, और मुझे खुशी है कि आपने एक अच्छा निर्णय किया। इच्छा तो मेरी ये है कि मैं भी आपके साथ चलूं। जैसे सीता वाला प्रसंग है कि राम गए तो सीता भी साथ गई। इच्छा तो मेरी ये है कि मैं भी साथ चलूं, लेकिन राहुल इतना छोटा है कि शायद इस समय इसको लेके जाना संभव नहीं होगा। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूं कि राहुल की ओर से, अपने पिता, माता और नंद की ओर से आप निश्चिंत रहें। उन सबका ध्यान रखने की मेरी जिम्मेदारी है। आप उस चीज से एकदम निश्चिंत होकर अपने रास्ते पर जाएं। और तीसरी बात, अब आप जा ही रहे हैं तो कोई ऐसा मार्ग ढूंढिए, आपके मन में बड़ा आध्यात्मिक भाव रहता भी है,